आज हम देखेंगे हाउ टू रिवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको शीट्स बनाना सिखाया था, 5-6 शीट में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रही थी, उसी तरीके से यहाँ भी चलेंगे, लेकिन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तीनों पार्ट अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे। एक पार्ट में हम लोग लेंगे हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक दोनों, 11th एंड 12th, एंड डी एंड एफ ब्लॉक। ये चैप्टर एक नेचर के हैं। दूसरा हमें लेना है मेटलर्जी का, ये अलग नेचर का है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल अलग नेचर का है। तो जैसे हम यहां पर सैंपल बनाना उसी तरीके से हम शीट्स बनाएंगे। दिक्कत हमारे सामने फिर से वही है कि हम लोग किताब खोल के बैठते हैं, कॉपी खोल के बैठते हैं, हमें लगता है सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है, सब कुछ याद है, लेकिन एक्चुअल में कुछ याद नहीं होता। तो हमें एक शीट ऐसी तैयार करनी है जिसपे हिडन हो, लेकिन हमें सीक्वेंस पता हो, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन वहां पर उसके बारे में कुछ ना लिखा हो। उसके बारे में कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। हमें सीक्वेंस ही भूल जाते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है यही नहीं पता होता। अब उस शीट में चीजें नहीं दे रखी हैं, वो हमें मेमोराइज करनी है, वो हमें याद रखनी है। तो आप 2-3 बारी अगर आप शीट का रिवीजन करेंगे, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे मैं एक शीट आपको बना के दिखा रहा हूं, जो 5 चैप्टर मैंने लिए, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और आपका पी ब्लॉक 2 और एक डी एंड एफ ब्लॉक। पहले हम चलो एक एस ब्लॉक की एक शीट बनाते हैं। एस ब्लॉक की एक शीट बनाते हैं कि हमें शीट कैसे तैयार करनी है। तो यहां पर जैसे हमने एस ब्लॉक ले लिया, इसमें ऑर्गेनिक से डिफरेंस क्या है, इन शीट्स में आपको ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज भी करनी है। कंपाउंड तो करने ही करने हैं, ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी करनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, फिजिकल केमिकल एक साथ कर रहे हैं। तो अब हमने लिखना शुरू करा, यहां पर लिखा हमने डेंसिटी लिख लिया। अब डेंसिटी में अगर कोई एक्सेप्शन है तो ब्रैकेट यहां पर हमने एक चीज और लिख ली, एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है, कुछ नहीं लिखना है, बस एक्सेप्शन लिख लिया तो अपने आप दिमाग में रिकॉल करेगा कि हाँ, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से क्या होती है, कम होती है। ये एक्सेप्शन था, यहां मैंने बता दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी से देखते जाओ और अपने आप सारी बातें पता चलती जाएंगी। तो ये आपको एक्सेप्शन की तरीके से ध्यान रखिए। दूसरा आपने बनाया यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी, नॉर्मल है, लेकिन इसका सीक्वेंस आप लिखेंगे, इसका ऑर्डर यहां पर लिखना है। तीसरा हमने करा आयनिक कंडक्टेंस, ऑर्डर आयंस का लिखिए। फोर्थ हमने लिया हाइड्रेटेड रेडियाई, ऑर्डर, ये सब ऑर्डर लिखे जाएंगे। प्रॉपर्टीज में ये सारे ऑर्डर लिखने हैं। फिफ्थ हमने लिया फ्लेम कलरेशन, सबका एक बार रिवाइज कर दीजिए। फ्लेम कलरेशन यहां पर कुछ नहीं लिखना है, फ्लेम कलरेशन लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं करते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी आपने इसको याद रखना है, याद रखना है। अब देखिए इसी में केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्शन ऑफ एयर, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन एक्शन है केवल नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती है। अब ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक्शन ऑफ ऑक्सीजन में 100% ऑक्सीजन है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसके सुपर ऑक्साइड बनेंगे, किसके पर ऑक्साइड बनेंगे, किसके ऑक्साइड बनेंगे, सारा होना चाहिए। और एक होता है बर्न्ट इन एयर, बर्न्ट इन एयर, इसमें नाइट्रोजन भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा। इसके बाद
एक टॉपिक सॉल्युबिलिटी का होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी में फ्लोराइड्स, इसके ऑर्डर सारे, ये एक्सेप्शन है। जनरली सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। हाइड्रोक्साइड्स, अब हाइड्रोक्साइड्स में भी एक्सेप्शन लिखिए, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कहां डिफरेंस है? सेकेंड ग्रुप में डिफरेंस है, बस इसको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही सब ऑर्डर लिखने हैं हाइड्रोक्साइड के, और फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के कंपाउंड, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के। ऐसे ही कार्बोनेट, कार्बोनेट में फर्स्ट ग्रुप में एक्सेप्शन है। सल्फेट्स, अब ये नॉर्मल है, जनरली ये सब डिक्रीज करते हैं। सल्फेट्स हो गए, कार्बोनेट्स आपका हो गया, कार्बोनेट में एक्सेप्शन फर्स्ट ग्रुप में है, सल्फेट हो गया, और नाइट्रेट या और भी कोई है तो वो यहां पर नोट कर लीजिए। 10th आपका एक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्राइट की फॉर्मेशन कौन कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता है, एल्कली मेटल जैसे नहीं फॉर्म करते हैं। 11th पे हम आ गए, एक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो गया। 11th पे हम आ गए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट कौन से CO2 गैस दे रहे हैं, कौन से नहीं दे रहे हैं, वो सब पता होना चाहिए। यहां पर एक्शन ऑफ अमोनिया, जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन और ये सारी चीजें, और इसी तरीके से हमने फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट, कौन सा लाइट ब्राउन गैस दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखिए आपको शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन जब ये शीट आपके हाथ में आ जाएगी ना, तो आपको तो ऐसा लगेगा अब कुछ है ही नहीं, अब कुछ है ही नहीं ये। लेकिन शुरू में आपको थोड़ा सा तसल्ली के साथ आपको ये शीट तैयार करनी है, फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। बस आप पेपर लेके घूमोगे, शीट्स लेके घूमोगे, 6-7, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगी। ये मैंने प्रॉपर्टीज, अगर और भी कोई बच गई है तो उसे भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaOH कंपाउंड है, NaOH का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये मैं शॉर्ट में लिखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसमें आपको याद रखना है नेल्सन सेल। अब कैथोड एनोड इसका सब रिएक्शन पता होनी चाहिए। कास्टनर केल्नर सेल, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ सॉल्ट, जिसमें सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेज बनते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेज बनते हैं। यहां पर नोट कर लो, सॉल्ट्स ऑफ जिंक, टिन, लेड और एल्युमिनियम, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसकी रिएक्शंस यहां पर लिखिए। सेकेंड, रिएक्शन विथ क्लोरीन, इसमें विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट, और एक विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो ये मैंने एक तरीका बताया कि सारे जो 5 तरीके के चैप्टर बताए हैं सब में इस तरीके से कर रहा है। अभी और भी कंपाउंड रह गए हैं, Na2CO3 का बनाओ इसी तरीके से, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम का बनाओ। तो ये इस फॉर्म में आपको एक शीट तैयार करनी है, और फिर बस इस शीट का ध्यान रखना है। शीट पे यहाँ सारे ऑर्डर लिखने हैं, सारी प्रॉपर्टीज, इसी तरीके से 5 चैप्टर में करना है। हाइड्रोजन में जैसे ये प्रॉपर्टी नहीं है, कंपाउंड्स की बना लो, इसी तरीके से बना लो। तो ये पहला सैंपल हुआ जिसमें आपके 5 शीटें बनानी है। आपको कौन कौन सी बनानी है? हाइड्रोजन की, S ब्लॉक की, P ब्लॉक दोनों, 11th एंड 12th दोनों के पार्ट, और D एंड F ब्लॉक।
अब मैं आ रहा हूं मेटलर्जी की किस तरीके से बनानी है, क्योंकि 3 मैं यहां पर सैंपल देने जा रहा हूं। ये पांचों के लिए ये सैंपल है, केवल 7 शीट्स बनेंगी और मेटलर्जी के लिए अलग है और कोऑर्डिनेशन के लिए अलग है। तो दूसरा हम मेटलर्जी का पार्ट जरा देखते हैं। देखिए मेटलर्जी में आपको किस तरीके से करना है, यहां पर पहले नंबर पर ओर्स लिखने हैं। ओर्स में क्या करना है, केवल नाम लिखना है। कॉपर पाइराइट लिख दिया मैंने, फॉर्मूला नहीं लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है। अब आपको ये अपने आप लिखना है रफ शीट में और उसको चेक करना है। कॉपर पाइराइट लिख दिया, क्यूपराइट लिख दिया, जिनसाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट, और इस तरीके से 4 मेटलर्जी के तो करने ही करने हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेट, कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम एंड आयरन, ये 4 मेटलर्जी के करने। उसके अलावा भी जो एनसीईआरटी को जरा एक बार उठाइए और उससे ओर्स के केवल नाम लिखिए। यहां पर अपने आप भरोगे, अपने आप जब शीट को लेके बैठोगे तो इसके फॉर्मूले अपने आप लिखोगे, फॉर्मूले अपने आप लिखोगे। ओर्स के बाद आप कॉपर की मेटलर्जी पे आएंगे। कॉपर की मेटलर्जी में अब ओर्स नहीं लिखना है, ओर्स नहीं लिखना है। इसका प्रोसेस जैसे मैंने लिखा रोस्टिंग, रिएक्शन लिखिए, केवल रिएक्शन की, रोस्टिंग में कौन कौन सी रिएक्शन हो रही हैं। सेकंड लिखा है स्मेल्टिंग, कौन कौन सी रिएक्शन हो रही हैं और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे यहां पर लिख लिया कि इसमें मैट के बारे में भी ध्यान रखेंगे, मैट लिख दिया, छोड़ दिया, और कुछ नहीं लिखना है। जैसे मैट मेनली कंटेन्स Cu2S विद स्मॉल अमाउंट ऑफ FeS। थर्ड लिख दिया मैंने बेसेमराइजेशन, इसकी रिएक्शन लिख दी। बेसेमराइजेशन में क्या होता है, ऑटो रिडक्शन होता है। और फोर्थ है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यहां पर ये बेसेमराइजेशन में अगर कुछ लिखना चाहते हो ब्लिस्टर कॉपर लिख दो, एक लाइन बस ऐसी ब्लिस्टर कॉपर, जिससे ध्यान रहेगा ब्लिस्टर कॉपर का हमें कंपोजिशन देख लेना है। खत्म हो गया, मेटलर्जी खत्म कॉपर की। कुछ नहीं करना, कोई डायग्राम नहीं, केवल रिएक्शंस लिखनी है और क्या क्या स्टेप्स आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। यही मैंने ऐसे ही करा सिल्वर की मेटलर्जी में। सिल्वर की मेटलर्जी में ओर्स तो मेरे इधर आ ही गए। सिल्वर की मेटलर्जी में करा नंबर 1 रिएक्शन विद NaCN, क्या बनता है, कैसे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और B रिएक्शन विद जिंक, और जिंक से आपका सिल्वर बन जाता है। 2 लाइन में खत्म होनी है सिल्वर की मेटलर्जी। एल्युमिनियम की मेटलर्जी थोड़ा सा बड़ी है, और एल्युमिनियम की मेटलर्जी में पहले स्टेप में आएंगे प्योरिफिकेशन ऑफ एल्युमिना। इसमें आपने लिख दिए बायर्स प्रोसेस। यहां मैं थोड़ा सा डिटेल में ही चल रहा हूं जिससे तुम्हें पता रहे कि हमें करना क्या है। हॉल्स प्रोसेस, इसमें कंजूसी नहीं करनी है। जब शीट बनाना आराम से बैठ के टाइम लगाना है इसमें थोड़ा सा, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सरपेक्स प्रोसेस, ये हो गया प्योरिफिकेशन ऑफ एल्युमिना। दूसरा करिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिना। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या मेन पॉइंट आ सकते हैं, ये हॉल हेराउड प्रोसेस कहलाता है। ये इसमें आपको रोल ऑफ क्रायोलाइट,
कि ये डिक्रीज कर देता है मेल्टिंग पॉइंट को, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। रोल ऑफ CF2 और रिएक्शंस, इसी तरीके से आयरन की मेटलर्जी भी आप ये पॉइंट्स सारे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, कुछ ऐसे करके लिख लीजिए, वॉन आर्कल मेथड ध्यान रखना है, क्योंकि वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें के नाम आने चाहिए जो आपको ध्यान रखने हैं। अब उसके अंदर किस किस एलिमेंट के लिए होता है और उसमें क्या रिएक्शन होती है वो आपको पता होना चाहिए। तुरंत वॉन आर्कल मेथड देखा, आपको तुरंत टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, आयोडाइड बनाएंगे, आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे, आयोडाइड बनाएंगे, है ना, अनस्टेबल होगा, फिर उसको हीट करेंगे तो प्योर टाइटेनियम अलग हो जाएगा। वॉन आर्कल मेथड है। मॉन्स प्रोसेस है निकेल के लिए, जोन रिफाइनिंग है, ये कुछ नाम ऐसे लिख लीजिए, या और भी अगर कोई है तो वो नाम लिख लीजिए। पोलिंग करके एक आता है, पोलिंग, ऑक्सीडेशन करा जाता है। और लास्ट में एलंगम डायग्राम। एलंगम डायग्राम में आप इसको बनाएंगे और इसमें देखेंगे कि किसका निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप का क्या मतलब है, बेंट अगर कहीं पर लाइन हो गई तब क्या मतलब है, कोई लाइन नीचे रह गई, कोई लाइन ऊपर है तब क्या मतलब है। इस फॉर्म में आपको शीट तैयार करनी है। अब ये शीट आपकी तैयार हो गई। मेटलर्जी का पूरा डिफरेंट प्रोसेस था, डिफरेंट तरीका था उसको याद करने का, आपको इस तरीके से याद करनी है। और आप देखेंगे एक पन्ने पे आपकी पूरी मेटलर्जी है, सारी चीजें हैं, और इसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए मैंने डेट डालने का तरीका बताया था। अभी मैं पहले कोऑर्डिनेशन बताता हूं, फिर आपको कैसे करना है वो फिर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए किस तरीके से करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करा जाता है, और इसमें सबसे पहले आप नॉमेनक्लेचर लिख देंगे। शुरुआत यहीं से करते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, 4 कॉम्प्लेक्स के नाम लिखने हैं। एक एक एग्जाम्पल नाम अपने आप लिखोगे। सबके नाम लिखने का तरीके आपको सब वीडियो में बताए गए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसका नाम लिख के आपको समझ में आ जाएगा, डिवीजन में आ गया बस। ऐसे ही आपने एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का लिखा, एट लगाते हैं इसमें। अब आपको पता होना चाहिए, जब इसके नाम चेक करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, NiCO4, और एक आपका कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं और इसका नाम लिखना है। अब ये शीट में ये लिखा हुआ है, पूरा इसको नामों से नहीं भरना है, बस ये इसके नाम लिख के चेक कर लीजिए कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 4 ही टाइप के कॉम्प्लेक्सेज आपको मिलेंगे। इसके बाद आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आयनाइजेशन आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म। अब इसका एग्जाम्पल आपको खुद लिखना है।
एग्जाम्पल खुद लिखना है, कहां पर मिलता है ये सारा बात पता होना चाहिए, बस केवल नाम लिखे जा रहे हैं यहां पर। एक आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहां पर मिलती है, क्या एग्जाम्पल होगा, अपने आप इस शीट में अपने आप भरना है। थर्ड, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। फोर्थ, लिंकेज आइसोमरिज्म। फिफ्थ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सारी कंडीशन पता होनी चाहिए, है ना। इसमें लिख लेते हैं, इन केस ऑफ 4 लिगेंड हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन और कौन सा टाइप होगा। इन केस ऑफ 6 लिगेंड्स में आपको जो 2-3 कंडीशन है वो सारी पता होनी चाहिए। 6, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और यहां पर आप नीचे कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे कि हमें किन किन कंपाउंड्स पर ज्यादा जोर देना है। En2Cl2 लिख लिया मैंने। अब जैसे ये कंपाउंड है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों शो कर रहा है, इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 3 फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ कंपाउंड छांट कर, है ना, जो आपके लेक्चर में, आपके कोचिंग में बताए गए हैं, कहीं भी बताए गए हैं, वो यहां पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं, कम से कम 4-5 लिखने की कोशिश करो, जिसके जनरली आइसोमर्स का नंबर पूछ लिया जाता है। MABCD टाइप का लिख लिया, कोई और लिख लिया, जिसके नंबर ऑफ आइसोमर्स वो याद होने चाहिए, 5-6 के क्विकली आंसर हो। तो ये 5-6 के लिए मैंने यहां पर जगह छोड़ दी है। इसको 5-6 इसमें नाम लिखे होने चाहिए, जिसके नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने को कौन सी आइसोमरिज्म शो कर रहा है। इसके बाद आपका जो आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT जिसे बोलते हैं। यहां पर केवल मैं कुछ नाम लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। K4 एफिशिएंसी, अब इसमें करना क्या है समझ लेते हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं। NiCO4, NiCN4 2-, एक क्रोमियम वाला जरूर लिखना है, जिसमें अंदर इनर ऑर्बिटल बन जाता है। एक Fe वाला जरूर लिखना है, FeF6 -3। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो इससे पूरे नहीं होते हैं। वो एक्सेप्शन केस चलो वो बाद में डालते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ये अब आपको इतने, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स लिख लिए, इसमें 2-4 नाम और बढ़ा सकते हैं, 2-4 स्ट्रक्चर और लगा सकते हैं। इसके आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाएगा। लो स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वो भी पता चल जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये चीजें सबकी पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है ना, क्रोमियम वाला मैंने इसलिए लिखा कि अंदर के 3 रह जाते हैं, वो हाई स्पिन है और इनर ऑर्बिटल है। जनरली इनर ऑर्बिटल लो स्पिन होते हैं, लेकिन ये हाई स्पिन है और इनर ऑर्बिटल है। NiCO4 लो स्पिन है और आउटर ऑर्बिटल है। ये 2 एक्सेप्शन भी मैंने लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं कि आपको ध्यान रहे। ऐसे आप इसमें 2-3 नाम और बढ़ा लीजिए, 2-3 स्ट्रक्चर और बढ़ा लीजिए। इसके बाद आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करनी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि जो चेंज हो जाते हैं, PtCl4 2-, जो इससे नहीं निकलेंगे, इससे आंसर नहीं आता, वो एक्सेप्शन लिखने हैं सारे। AuCl4-, CuNH3 4+2 क्यूप्रा अमोनियम आयन,
ऐसे और भी हो सकते हैं 2-3। तो यहां पर जैसे कि इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन तीनों केसेज में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। तो इतना ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा एक शीट तैयार हो गई, और इस शीट को आपको रिवाइज करना है। अब क्या पूरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं पढ़नी है ना, नहीं पढ़नी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके एक्सेप्शन बस ध्यान रखो, आपसे क्या पूछा जाना है उसके एक्सेप्शन, और इसमें 2-3 चीजें और बढ़ानी है। यहां पर जगह खत्म हो गई। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ऑर्डर क्या होता है, और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इसमें और करनी है, जिसमें वो फॉर्मूला क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का, लो स्पिन, हाई स्पिन, 1-2 चीजें और बढ़ा लो इसमें, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बढ़ा लो, मतलब जो तुम्हें कुछ और समझ में आ रहा है वो चीजें और बढ़ा लो, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल बढ़ा लो। तो ये चीजें और बढ़ा के आप ध्यान रखिए। तो ये आपका 3 तरीके से, आपका 3 नेचर में ये खत्म हो रहा है, 3 नेचर में ये खत्म हो रहा है। अब आपको करना क्या है, आपके पास 7 शीट्स तैयार हो गई, 7 शीट्स तैयार हो गई। अब मैं इधर का पार्ट हटा रहा हूं, और इसमें आपको करना क्या है, इस तरीके की शीट बना लीजिए। इसमें देखो बेटा, शुरू में हो सकता है तुम्हें टाइम लग जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये टाइम तुम्हें बाद में बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें जैसे आज की डेट में आपने, मान लीजिए आज कितनी तारीख है, थर्ड है क्या, 4 है, 4 जून है शायद, 4 तारीख आपने डाल दी, 4/6/22 डाल दी, किस वाले पर, हाइड्रोजन वाले पर। ऐसे ही आपके पास 7 शीट्स हैं, टोटल 7 शीट हैं, 4, 7, 11 तक आ गए। फिर इसके बाद पहली शीट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट शीट पर फिर 12 डालिए आपने, और रिवाइज कर रहे हैं, उन शीट्स को रिवाइज कर रहे हैं। 4 पे आ गई, 5 पे आ गई, 6 पे आ गई, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके आ गई। 1 दिन का गैप भी दे दिया हमने। अब क्या होगा कि उस शीट पर जो दूसरी शीट बनाओगे उस पर 5 तारीख पड़ी होगी, तीसरी शीट पे 6 तारीख, उसमें 1 दिन बाद की तारीख इस पे आ जाएगी, 1 दिन बाद की तारीख आ जाएगी। जैसे ही ये आपका 2 बार रिवीजन में आएगा, ये मैं समझता हूं 20 तारीख तक 2 बार रिवाइज हो जाएगी, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। 2 बार जैसे ही रिवाइज होगी आपका पक्का हो गया। अब आपको एनसीईआरटी नहीं उठानी, आपको बुक नहीं उठानी, आपको कॉपी नोट्स नहीं उठाने, ये 7 शीट लेके घूमना है, बस इसी को रिवाइज करना है। कभी रिवीजन लेके बैठे, पूरा बन गया। शुरू में हो सकता है टाइम लगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा टेढ़ा नेचर है, इसलिए मैंने 3 सैंपल देके बताया है। थोड़ा सा टाइम लगा है, मुझे बताने में भी टाइम लगा है, आपको करने में भी टाइम लगेगा। ये ऑर्गेनिक की तरीके से नहीं है, लेकिन जब ये शीट्स आपके हाथ में होंगी तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 7 शीट्स में चल रही होगी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7 शीट्स में चल रही होगी। और पूरा रिवीजन में जब आप जाओगे तो 1 घंटे से ज्यादा ना तो ऑर्गेनिक को ना इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने में लगेगा। तो इसको इस तरीके से करिए। देखिए ये तरीका मैंने बता दिया है, वैसे आप कोई सा और भी तरीका कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मेरे हिसाब से कर लेंगे तो बहुत बहुत फायदा होगा।